हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने किया था लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में और जिसमें हमने जाना था कि 4 मेन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफी बड़ा योगदान रहा है। और उनमें से सबसे पहले हमने जाना था पियाजे के बारे में। उनका मानना है कि बच्चे में पहले थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है और बाद में वह लैंग्वेज सीखता है, यानी कि पहले थिंकिंग आती है फिर आती है लैंग्वेज। इसके विपरीत वेगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में पहले लैंग्वेज आती है और फिर बच्चा थिंकिंग प्रोसेस शुरू करता है और आगे चलकर थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ इनका डेवलपमेंट होता है। वहीं चॉम्स्की जो कि बहुत ही मेन साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका मानना था कि बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट की यानी कि लैंग्वेज सीखने की एक जन्मजात योग्यता होती है जो कि पशुओं में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती। और इसके साथ में ये कहते हैं कि ह्यूमन में एक LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके सहारे एक ह्यूमन लैंग्वेज सीखता है। और इसके साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं काफी डिटेल में। और फिर आते हैं स्किनर क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि लैंग्वेज सीखने के लिए रेनफोर्समेंट का काफी बड़ा योगदान होता है। और जैसे कि वे बिहेवियरिस्ट थे तो इसलिए उनका भी मानना था कि लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके, इमिटेशन करके और रेनफोर्समेंट देके बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। तो ये तो था हमारा मेन मोटा मोटा रिवीजन हमने जो की है लास्ट लेक्चर की। अब हम शुरू करते हैं नया लेक्चर जिसके बारे में हम देखेंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। और हम देखेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आया, किसने सजेस्ट किया, कब शुरू हुआ और यह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं मंजीत कौर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी पहले हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है इसका मीनिंग? क्लासिफिकेशन इसका मीनिंग होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है वर्गीकरण। और इसीलिए इसका नाम हो गया, क्या कहेंगे हम, ब्लूम वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम वर्गीकरण के बारे में। तो ब्लूम वर्गीकरण कब आया, कैसे शुरू हुआ और उसमें क्या है, तो वह देखिए 1948 में एक मीटिंग हुई थी और यह मीटिंग हुई थी APA में, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा यह मीटिंग हुई थी। और यह मीटिंग कौन सी जगह पे हुई थी? अमेरिका में। तो अमेरिका में हुई थी और इस मीटिंग के हेड थे ब्लूम। क्या थे? हेड जो मेन थे वह थे ब्लूम। और इस मीटिंग में डिसाइड किया जा रहा था, इस मीटिंग का जो एम था वह था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करना। अगर हिंदी में लिखें तो शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था। और इस डिस्कशन के बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव पाए गए जिसके बारे में आगे एक बुक छप के आई या फिर एक पेपर पब्लिश हुआ। यह पब्लिश हुआ था 1956 में। हम इसे पेपर भी कह सकते हैं और हम इसे बुक भी कह सकते हैं। तो यह बुक किसने लिखी थी? यह बुक लिखी थी बाय ब्लूम एंड हिज एसोसिएशन, या एसोसिएट भी हम कह सकते हैं। ब्लूम ने और उनके साथियों ने लिखी थी। और इसका नाम क्या है इस बुक का? इसका बुक का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। हिंदी में है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो यह जो मीटिंग हुई थी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना, उनके बारे में डिस्कस करना। और जिसके बाद एक बुक आई जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की गई और चर्चा की गई। ऐसा बताया गया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इनका आधार, इनका बेस क्या था। तो इनका बेस था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का बेस या आधार है, क्या है गाइस? यह है लर्निंग डोमेन। और लर्निंग डोमेन कितने होते हैं हमारे? लर्निंग डोमेन होते हैं हमारे 3, जिनके बारे में हम पीछे काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और आगे हम आज थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या इनका रोल रहा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में। उससे पहले हम जानते हैं कि
ब्लूम कौन थे? तो ब्लूम थे, इनका पूरा नाम हम जानेंगे। ब्लूम का पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं अमेरिका के और इन्हें कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एजुकेशन में इनका काफी योगदान रहा है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी इनके द्वारा ही दी गई थी, इन्हीं का मेन रोल था। तो हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। जैसा कि हमने जाना था कि टेक्सोनोमी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन, तो यह मीनिंग कैसे निकल के आया? देखिए, यह मीनिंग निकल के आया है कि जो टेक्सोनोमी वर्ड है सबसे पहले किसने यूज किया था, पहले हम ये देखेंगे। टेक्सोनोमी वर्ड, यह टर्म सबसे पहले यूज की थी या दी गई थी, जिसके द्वारा टर्म गिवन बाय, वह थे अगस्टिन, और यह दी थी इन्होंने 1813 में। और क्या मीनिंग होता है टेक्सोनोमी? दो वर्ड से मिलकर बना है। वह दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो है टैक्सिस और दूसरा है नॉर्म्स। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स और नॉर्म्स का मीनिंग होता है लॉ। तो इसके द्वारा क्या बना मीनिंग? यह मीनिंग बना द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए ब्लूम टेक्सोनोमी में टेक्सोनोमी का मीनिंग बन गया। टेक्सोनोमी का मीनिंग क्या निकल के आया? टेक्सोनोमी का मीनिंग निकल के आया क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए कहा गया है टेक्सोनोमी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के। तो हम बात कर रहे थे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का आधार क्या है? लर्निंग डोमेन। तो चलिए जानते एक बार फिर से कि लर्निंग डोमेन हमारे कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, लर्निंग डोमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। लर्निंग डोमेन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है कॉग्निटिव, सेकंड होता है अफेक्टिव एंड थर्ड होता है साइकोमोटर। क्या होता है थर्ड? साइकोमोटर। कॉग्निटिव को हिंदी में कहेंगे संज्ञानात्मक, और अफेक्टिव को हिंदी में कहेंगे भावात्मक, और साइकोमोटर को क्या कहेंगे? क्रियात्मक। तो साइकोमोटर होता है क्रियात्मक हमारा। हम देखते हैं कि ये कैसे संबंधित हैं। जो हमारा कॉग्निटिव पार्ट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डोमेन हमारा होता है, वह रिलेटेड होता है हमारे संज्ञान से, हमारे माइंड से, मेंटल एक्टिविटी से। यानी कि हम कॉग्निटिव में जानना, यानी कि संबंधित है किसी चीज को जानने के बारे में। किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू माइंड, मेंटल एक्टिविटीज। और अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, यानी कि इसमें हमारे संवेग, इसमें इमोशंस जुड़े होते हैं। तो यह हो गया रिलेटेड टू इमोशन, यानी कि हमारे संवेग। फिर आता है साइकोमोटर, जिसका मीनिंग निकला था क्रियात्मक। तो साइकोमोटर में क्या होता है? साइकोमोटर में होता है फिजिकल एक्टिविटी। क्या होता है? किससे रिलेटेड है? यह फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि कोई कार्य करने से यह संबंधित है। तो यह तो है हमारे 3 डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो सबसे पहले हम देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि किसी भी चीज को हम जानते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई ऐसा एनिमल दिख जाता है जो कि अचानक जंगल से शहर में आ गया है और आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो आप स्कूल से घर जा रहे हो, तो आपने जाना, आवाज सुनी कि शेर की दहाड़ने की आवाज आ रही है। तो आपने धीरे धीरे महसूस किया, कानों में सुना, आपने तो जाना कि यह तो शेर की आवाज है। तो जैसे ही आपने आवाज सुनी तो आपने सोचना शुरू किया, यानी कि माइंड की एक्टिविटी आपकी शुरू हो गई। आपने सोचना शुरू किया कि यह तो शेर की दहाड़ने की आवाज है, हो ना हो आगे कोई शेर होगा। तो जैसे से आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको शेर दिख जाता है।
तो शेर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि अगर आप आगे गए तो आपको ये शेर खा जाएगा, यानी कि आपको डर महसूस होता है। तो वह क्या हो गया, वह आपका संवेग हो गया कि आपने डर को फील किया। फिर डरने के बाद आपने क्या किया, आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया या फिर आप वहां से भाग गए। तो वह भागना क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई। तो यह तो था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने समझा कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या होता है। फर्स्ट, कॉग्निटिव में होता है जानना, अफेक्टिव में होता है कि हमारे कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, और साइकोमोटर से होता है कि हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ब्लूम ने क्या किया। ब्लूम ने इन तीनों डोमेन में से कॉग्निटिव डोमेन को क्लासिफाई किया है, यानी कि डोमेन कौन सा को किया है, कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम ने क्लासिफिकेशन दिया है कि कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से आगे सब डोमेन होते हैं, सब पार्ट होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन को कितने हिस्सों में बांटा है, तो देखिए पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर, नंबर 1 कॉग्निटिव डोमेन को क्लासिफाई किया या क्लासिफिकेशन किया, इसका क्लासिफिकेशन बाय ब्लूम। तो ब्लूम ने इसका क्लासिफिकेशन किया था और ब्लूम के अकॉर्डिंग इसके 6 डिवाइड किया था, इन्होंने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। और वह 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो पहला उन्होंने कहा था कि इसमें होता है पहला नॉलेज। क्या होता है पहला, नॉलेज, यानी कि किसी की चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि ज्ञान, नॉलेज यानी कि ज्ञान। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है कॉग्निटिव का, तो यह है हमारा लोअर से लोअर टू हाई की तरफ जाएगा, लोअर टू हाई की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे कौन सी आती जाएंगी, पहले आएंगी आसान चीजें, फिर उसके बाद में ऊपर बढ़ती जाएंगी, वो बहुत ही डिफिकल्ट बनती जाएगी। और जैसा कि ये कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि थिंकिंग के बारे में इसमें बात कर रही है, इसका जो मेन आधार है, इस डोमेन के क्लासिफिकेशन का जो मेन आधार है वह थिंकिंग के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है कॉग्निटिव डोमेन का। तो जो थिंकिंग होती है, स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होती है, वह थिंकिंग होती है लोअर साइड की, यानी कि लोअर से हाई थिंकिंग की तरफ हम जाएंगे अभी। तो नॉलेज में क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जानना, याद करना, रटना, रिकॉल करना, रिमेम्बरिंग करना इंफॉर्मेशन को, और समझने की जरूरत, इसमें समझने की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या कहा गया है, सिर्फ याद करना होता है, हमें रटना होता है और इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन को अपने अंदर याद करना होता है, बैठाना होता है, ग्रहण करना होता है। तो किससे रिलेटेड हो गया, यह है रिकॉल, रिकॉल एंड रिमेम्बरिंग, रिकॉल एंड रिमेम्बरिंग या रिमेम्बर इंफॉर्मेशन, यानी किसी चीज को याद करना, रटना, ये होता है नॉलेज। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि सेकंड थिंकिंग कौन सी आती है हमारी, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, कॉम्प्रीहेंशन को हिंदी में कहेंगे हम बोध या समझ, बोध या समझ। अब बोध और समझ में क्या होता है, बोध समझ में होता है किसी भी चीज को हम उसके मीनिंग से समझते हैं, उसके जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेट ए प्रॉब्लम इन वंस ऑन वर्ड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में या फिर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड भी होंगे जो एग्जाम में एज इट इज, मतलब जैसा बुक में लिखा है वैसा याद किया और वैसा का वैसा एग्जाम में लिख दिया, और आपको हैरानी होता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही किताब का बुक में जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा एग्जाम में कैसे लिख सकता है। तो वो क्या होता है कि वो बुक से ऐसे का ऐसा याद कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे उठा लेते हैं और वैसा ही चिपका देते हैं अपने एग्जाम में। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि आप चीज को पढ़ते हो, समझते हो और फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने वर्ड में लिखते हैं। तो वह क्या होता है, बोध यानी कि समझ, यानी कि आपने चीज को समझा और फिर अपने ही शब्दों में उसको उतारा है एग्जाम में। तो इन दोनों में ये फर्क हो गया कि पहले में हमने रट्टा मारा और सेकंड में हमने समझ के चीज को याद किया। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेशन। क्या आता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रयोग।
अब जो हमने सीखा है, पहले सीखी चीजें है, जो भी मटेरियल हमारे पास है, जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम अपने रियल लाइफ में उतारते हैं। यानी कि जो भी हमारी सीखी हमने चीज, जो भी हमारी लर्निंग रही है, पहले भी हमने जो भी कुछ भी सीखा है उसे एक सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में, या फिर जो हमारे सामने सिचुएशन है उसमें यूज करना, उसमें अप्लाई करना अपने ज्ञान को, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। तो क्या आएगा इसके बारे में? applies what was learned in the situation, कि जो कुछ भी आपने सीखा है पहले, अब सिचुएशन में उसको अप्लाई कर दो, वो सिचुएशन को लगा दो। अब मान लीजिए कि आपने कोई चीज सीखी है, पहले कुछ सीखा है, मान लें आपने कोई ऐसा डायग्राम सीखा है बनाना कि जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो आपने पहले प्रैक्टिस की उसकी और एग्जाम में आपने उसको यूज कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, आपने एक तरीका सीखा था कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है डायग्राम के द्वारा किसी चीज को। आज आपने वह एग्जाम में वही डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, वही डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को बता दिया, और काफी इफेक्टिव तरीके से, यानी कि आपने यूज किया है उस चीज को जो भी आपने सीखा था। अब नंबर 4 पे आता है एनालिसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्लेषण। अब विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण में होता है जो कुछ भी आप सीख रहे हो उसको क्या करना, उसको सेपरेट करना, उस मटेरियल और उस कॉन्सेप्ट को टुकड़ों में बांटना। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? सेपरेट्स मटेरियल और कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या पता चलती है हमें? इसमें पता चलती है हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कैसे, वो भी हम जानेंगे। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है एनालिसिस में। कैसे होती है कि हम देखिए हमारे पास कोई लंबा चौड़ा टॉपिक है, काफी लंबा हमारा प्रोजेक्ट है, या फिर काफी लंबा हमारा लेसन है, तो हम क्या करते हैं, उस यूनिट को, उस लेसन को हम सब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और छोटा छोटा करके हम उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और उसको याद करते हैं। यानी कि हम टुकड़ों में बांट लेते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को और फिर हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। फिर हम देखते हैं नंबर 5 है हमारा सिंथेसिस। अब सिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संश्लेषण। अब देखिए पहले हमने क्या किया था? हमने किया था तोड़ दिया था टुकड़ों में इंफॉर्मेशन को। अब हम क्या करेंगे, उसे एक तरह से, हमारे लेसन में, हमारे बुक्स में, बहुत सी बुक्स में ऐसे पीछे लिखा होता है ना समरी, तो वो क्या होता है? वो समरी होता है कि जो मेन हमारे पॉइंट थे, हमने पूरे लेसन को पढ़ लिया है। अब जो मेन जो निचोड़ निकल के आ रहा है, यानी कि निष्कर्ष जो निकल रहा है, वो समरी में होता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा होता है, हमारे बुक्स के अंदर जो पीछे समरी दी होती है वैसा ही कुछ इसमें लिखा आएगा। क्या बना लेंगे हम? builds a structure pattern from जो भी हमने पढ़ा था, जितना भी चीज हमने पढ़ी थी, उनको हम अपनी एक समरी में, एक बिल्डिंग में हम मतलब बना लेंगे पॉइंट के जैसे। तो हम इसको समरी भी लिख सकते हैं कि लास्ट में एक समरी की तरह दिया होता है, तो वैसे ही हम समरी करें किसी भी चीज की, तो वह सब आता है सिंथेसिस में। अब एक पॉइंट और बचता है, उस पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि उस पॉइंट में क्या आता है। लास्ट हमारा पॉइंट है नंबर 6। तो नंबर 6 में क्या आता है? इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन को हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है? देखिए मूल्यांकन में होता है जो भी हमने अभी तक समझा है, जो भी हमने रियल लाइफ में अप्लाई किया है, जितना कुछ भी ऊपर हम देख चुके हैं, तो ये सबसे हायर ऑर्डर की, यानी कि सबसे हाईएस्ट हमारी थिंकिंग होती है, जिसमें हमें कोई ना कोई जजमेंट लेना होता है और हमें बताना होता है कि जो कुछ भी हमने सीखा उसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यूएबल आइडियाज क्या होते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं हम मेक जजमेंट्स। तो जजमेंट क्या, कहाँ पे होती है? जजमेंट होती है मूल्यांकन में। यहाँ पे हम बहुत ही अपना माइंड सबसे ज्यादा यहीं पे यूज होता है।
तो यह तो थे हमारे कॉग्निटिव डोमेन के कि 6 पार्ट में ब्लूम ने इनको क्लासिफाई किया है। और ये कहा गया है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये होते हैं लोअर टू हाई। क्या होते हैं? लोअर टू हाई थिंकिंग इनका आधार है क्लासिफिकेशन का। और इनको एक एग्जाम में आपको ये वर्ड भी लिखा मिल सकता है, हॉट्स कॉन्सेप्ट, कि यह कौन सी थ्योरी में या फिर कहाँ पे आपने पढ़ा था, किसने दिया था। तो यह हॉट कॉन्सेप्ट है इसी डोमेन से रिलेटेड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? पहले जानिए, इसकी फुल फॉर्म से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग, और इसकी जगह पे आपको लॉट्स हो यानी कि एल यहां पे लिखा हो तो उसकी बन जाएगी फुल फॉर्म लोअर ऑर्डर थिंकिंग। तो जो भी हमने अभी पढ़ी है तो ये किस तरह की, अगर इसको समझे हम कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी नॉलेज आती है हमारी। सबसे पहले नॉलेज आएगी नॉलेज, सबसे पहले नंबर 1 पे नॉलेज, फिर एक सीढ़ी और चढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा, फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर हम ऊपर जाएंगे नंबर 3। नंबर 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। फिर हम नंबर 4 पे जाएंगे। नंबर 4 पे हमारा आ जाता है एनालिसिस, फिर आएगा सिंथेसिस, और नंबर 6 पे आएगा हमारा इवेल्युएशन। तो यह थे हमारे कुछ इस तरह से ये सीढ़ियां चलती जाती है, यानी कि जो हमारे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है लोअर थिंकिंग। और जैसे जैसे ये बिल्कुल हाई में चला जाता है ये होता है हमारा हाई थिंकिंग। क्या होता है ये, हाईएस्ट थिंकिंग भी हम कह सकते हैं, हाई थिंकिंग भी कह सकते हैं। हाई थिंकिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर, यानी कि जो जितना नीचे जाता जाएगा उतनी कम हमारी थिंकिंग होती जाएगी, और जितना ऊपर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी थिंकिंग भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में कि कई बार इसका रिवीजन भी हुआ था। जो ब्लूम टेक्सोनोमी है इसको रिवाइज भी किया गया था और एक नया क्लासिफिकेशन दिया गया था। वह क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वह क्लासिफिकेशन दिया था इनके ही एक स्टूडेंट ने। किसने दिया था? इनके ही एक स्टूडेंट ने दिया था, और उन स्टूडेंट का क्या नाम था? लॉरिन। इनका क्लासिफिकेशन दिया था रिवाइज करके। तो उसमें क्या किया था, उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था। उन्होंने चेंज क्या कर दिया था, क्वेश्चन बन के आएगा कुछ इस तरह से कि जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन था कॉग्निटिव का, वह तो था नाउन फॉर्म में, यानी कि जो वर्ड थे उनके, जैसे हमने अभी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये सब चीजें हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं, यह तो थे नाउन की फॉर्म में, नाउन वर्ड थे ये। और फिर इन वर्ड को रिवाइज में क्या कर दिया गया, वर्ब में। अब किस फॉर्म में आई है, वर्ब में आ गई है। कैसे आ गई, चलिए हम देखते हैं इसके द्वारा, एक टेबल के द्वारा ही। तो देखिए इस तरफ हम लिखेंगे ब्लूम वाले और इस तरफ हम लिखेंगे एंडरसन वाले, जो कि इनके ही एक स्टूडेंट थे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था, हम पहले हाईएस्ट ऑर्डर से शुरू करते हैं, इवेल्युएशन, क्योंकि हमारा क्या है, ये नीचे से शुरू हो रही है और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो टेबल में हम कुछ इस तरह से ही बनाएंगे। जो सबसे नीचे आता है, सबसे ऊपर आता है ब्लूम वाले में, वो था इवेल्युएशन, और सेकंड पे था सिंथेसिस, फिर इससे नीचे क्या था, एनालिसिस, फिर था एप्लीकेशन, और इसके बाद था कॉम्प्रिहेंशन, और इसके बाद था नॉलेज। इसके बाद क्या था, नॉलेज। तो देखिए ये 3, 4, 5 और ये 6 दिए थे इन्होंने ब्लूम ने। और फिर क्या किया, इनको एक वर्ब के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया गया रिवीजन में, जब इसका रिवाइज हुआ। तो सबसे नीचे, हम नीचे से शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो छोटी, यानी कि लोअर थिंकिंग क्या मानी गई यहां पर, लोअर थिंकिंग में माना गया रिमेम्बरिंग। मीनिंग इनका वही रहा है। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना, जो कि हमारे नॉलेज वाले पॉइंट में था।
फिर सेकंड नंबर पे आया अंडरस्टैंडिंग। अब कंप्रीहेंशन में हम वही तो कर रहे थे, किसी चीज को समझ के उसको अपनी वर्डिंग में लिख रहे थे। कंप्रीहेंशन क्या होता है? समझ, यानी किसी चीज को समझना। फिर था अप्लाई। अप्लाई का उन्होंने बिल्कुल यही लिखा, एप्लीकेशन था पहले, अब क्या आ गया? अप्लाइंग, इसको बना दिया गया। फिर देखते हम एनालिसिस की जगह क्या लिखा गया यहां पर? एनालाइजिंग, यहां पे इसका बन गया। फिर सिंथेसिस की जगह पे यहां पे आ गया इवोल्यूटिंग। इवोल्यूशन क्या आ गया? इवेलुएटिंग। और लास्ट में जो हाई पर था इनकी क्रिएट, वो उसमें आ गया क्रिएटिंग। तो देखिए इन सब के बीच में आईएनजी लगा हुआ, यानी कि ये वर्ब की फॉर्म में हो गई है फिर, और पहले ये थे नाउन की फॉर्म में। तो इनमें क्या चेंज आया? जो इवेल्युएशन था वो तो चला गया यहाँ पर, और सिंथेसिस यहाँ पर चला गया क्रिएटिंग ऊपर, क्योंकि सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? वही क्रिएटिंग ही करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, और क्रिएटिंग में हम क्या करते हैं? किसी चीज को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर यानी कि सृजन। क्रिएटिंग क्या होता है? सृजन होता है किसी चीज के बारे में। तो इसमें सिर्फ यही चेंजेस आया कि इवेल्युएशन यहाँ पर हो गया 5th नंबर पर, और जो सिंथेसिस है उसको बदल के कर दिया गया क्रिएटिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में कौन सी चीज आती है रिवाइज में, ब्लूम के रिवाइज क्लासिफिकेशन में, तो सबसे ऊपर आता है क्रिएटिंग। और ये पूछ लिया जाए कि ब्लूम के ओरिजिनल में सबसे हाईएस्ट थिंकिंग क्या है, तो वह होती है इवेल्युएशन। सिर्फ इतना ही है इसमें फर्क। और क्या फर्क है इसमें? ये फर्क है कि इसमें आईएनजी लगा है और इसमें आईएनजी नहीं लगा है। तो इतना ही फर्क है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये आया था हमारा 2001 में, और ये आया था हमारा 1956 में। और किसके द्वारा? ये था ब्लूम के द्वारा। और नया जो आया था वो था उनके खुद के स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन के द्वारा दिया गया था। तो यह तो था ब्लूम के द्वारा कॉग्निटिव क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे 2 डोमेन और रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।